नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सर। आप सभी का आपके अपने टारगेट विद अवनेश सर चैनल में स्वागत करते हैं। आइए हम आज हिंदी के कुछ चैप्टर लेकर आ रहे हैं। हिंदी साहित्य। बेटा हम बात करेंगे हिंदी का, ठीक है। पहले हिंदी का देखें सिलेबस हम। अभी रुक जाना। देखिए बेटा, हिंदी में यूपीपी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं देखते हैं बेटा। अगर बेटा हमारी हिंदी 100% है, यानी कि यूपीपी में 37 क्वेश्चन कितने थे भैया? 37। कितने आते हैं भैया? 37 क्वेश्चन आते हैं। जो 37 है, 37 बेटा हिंदी को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। जो हिंदी पढ़ेंगे बेटा हम लोग 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। बेटा पहला भाग हमारा रहेगा व्याकरण। क्या रहेगा बेटा हमारा पहला भाग? पहला व्याकरण है। दूसरा बेटा हमारा क्या है? शब्दांश। क्या है बेटा? शब्दांश है। जो तीसरा बेटा भाग हमारा है, तो तीसरा बेटा भाग हमारा कौन सा है? काव्यांश। क्या है बेटा? काव्यांश है। तो चौथा बेटा भाग में पढ़ना वो हमारा साहित्य है। क्या है बेटा? साहित्य। ठीक है। अच्छा अब देखो कि किस वाले भाग से कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं। तो व्याकरण है। क्या बेटा? ये हमारा व्याकरण है। बेटा यहां से जो क्वेश्चन निकालता है हमारा एग्जामिनर, बेटा यहां से निकालता है क्वेश्चन 65%। कितने बेटा? 65%। बेटा शब्दांश है, यहां से क्वेश्चन निकालता है हमारा जाकर 5%। कितने भैया? 5। तो 65 5 70% हो गया, ठीक है। अच्छा जो काव्यांश हमारा है, तो काव्यांश बेटा क्वेश्चन निकालेगा जाकर हमारे, जो काव्यांश है यहां से क्वेश्चन निकालता है 10%। कितने बेटा? 10%। बेटा साहित्य है, यहां से क्वेश्चन निकालता है हमारा 20%। देखो भैया 65 5 70 10 80 20 100% हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो कि कहाँ चैप्टर कौन से पूछता है। बेटा यहां जो व्याकरण है, बेटा यहां से पूछेगा हमारा वर्ड, ठीक है। ये वर्ड विच्छेद आता है, रा के प्रकार हैं, वर्ड के कितने कितने भाग होंगे, तो वर्ड आएगा बेटा। यही वर्ड है, वर्ड माला, ठीक है। अगला बेटा हमारा हो जाएगा यहां पर शब्द। बेटा शब्द को हम भागेंगे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और अगला हमारा अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। ये सारा बेटा मैटर पढ़ेंगे शब्द में, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा यहीं पर पढ़ेंगे हम वाक्य। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग यहाँ? वाक्य, ठीक है। बेटा यहीं पर तुम्हारा संधि आता है, संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, सर्वनाम है बेटा, यहाँ लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, और तो बेटा आ जाएगा क्रिया। क्रिया में तुम्हारा आ जाएगा वाच्य। वाच्य है बेटा, यहीं पर आ जाए विशेषण। बेटा यहीं पर तुम्हारा अव्यय। क्या आएगा बेटा? अव्यय आ जाएगा
बेटा यहीं पर तुम्हारा पढ़ेंगे निपात। अव्यय का अन्य अव्यय होता है, इसका नाम होता है निपात। अब देखो ये बेटा तुम्हारे जो पर्यायवाची, और बेटा यहीं पर तुम्हारा जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, सार सार यहां आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो जब हम शब्द को चार भागों में बांटेंगे, पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बेटा हमारा उत्पत्ति के आधार पर हो गया, रचना या बनावट के आधार पर हो गया, एक हो गया अर्थ के आधार पर और एक हो गया हमारे विकार के आधार पर। ठीक है। जो तुम्हारा उत्पत्ति के आधार पर होते हैं चार प्रकार होते हैं, चार या पांच होते हैं। पहला होता है बेटा हमारा कौन सा, तत्सम। क्या होता है बेटा, पहला तत्सम होता है। ठीक है। पहले क्या होता है बेटा हमारा तत्सम, क्या होता है, तद्भव हो गया और तत्सम। ठीक है। और यही देशज और यही विदेशज, क्या बेटा, विदेशज। और यहीं पर आ जाएगा संकर शब्द। क्या आ जाएगा बेटा, ये पढ़ेंगे जो शब्द के हमारे चार भाग हो, कितने बेटा भागों में, चार होंगे। पहला होगा हमारा जाकर उत्पत्ति के आधार पर, तो ये हमारे आ जाएंगे। एक है रचना या बनावट या गठन के आधार पर, तो बेटा यहीं पर आ जाएगा हमारा ऋण शब्द। क्या आ जाएंगे, ऋण आ जाएंगे। और बेटा यहीं पर आ जाएंगे हमारे यौगिक। क्या आ जाएंगे, यौगिक। और बेटा यहीं पर आ जाएंगे हमारे योग ऋण, योग ऋण। किसके आधार पर बेटा है, हमारे रचना या बनावट या गठन के आधार पर ये हमारे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अब बोलेगा अर्थ के आधार कितने प्रकार होते हैं, बोलेगा दो प्रकार होते हैं, सार्थक निरर्थक या सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द को चार भागों में बांटते हैं बेटा, यहीं पर हमारा आ जाएगा अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सारा बेटा मैटर हमारा कहाँ आ जाएगा, जाकर सीधे सीधे शब्द में। ठीक है बेटा। अब बात करें विकार के आधार पर, विकार दो प्रकार होते हैं शब्द के बेटा। पहला जो प्रकार होता है, पहले इसका प्रकार जो होता है बेटा वो होता है विकारी, विकार। विकार के आधार पर दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द। दूसरा होता है अविकारी। बेटा अविकारी में यह संज्ञा कहां गया, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब बेटा हमारे कहां जाएंगे, विकारी शब्द में। ठीक है। अच्छा अविकारी बेटा हमारा आ जाएगा अव्यय और निपात। यहां पढ़े क्रिया विशेषण, अव्यय में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक आ जाएगा, विस्मयाद बोधक आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारा नहीं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक। ठीक है। अच्छा बेटा ये जो व्याकरण वाला सिस्टम है, ये व्याकरण है बेटा, इसी में शब्दांश क्या आता है, शब्दांश आता है। ये हमारा उपसर्ग और बेटा प्रत्यय, क्या बेटा, प्रत्यय, ये हमारा शब्दांश में आएगा। यहां से तो दो क्वेश्चन आना अनिवार्य ही है, तो 5% क्वेश्चन हमारा कहां से आ जाएगा, शब्दांश से। ठीक है। व्याकरण 65% और 5% हमारा हो गया शब्दांश, बराबर 70%। या 100 में तो 70% अगर क्वेश्चन हमारे आएंगे जाकर, तो बेटा कहां से आएंगे, ग्रामर से। ठीक है। जो काव्यांश और साहित्य बेटा पोर्शन है, ये हमारा साहित्य का ही पोर्शन है। ठीक है। अच्छा अब देखो जाकर जो हमारा काव्य है, ठीक है, इतना साफ कर दिया जाए पहले। ठीक है भैया, साफ करते हैं इसको, थोड़ा सा आगे। ठीक है। देखो हम 70% दे रहे हैं, हमारे चैप्टर कौन कौन से आएंगे। ठीक है। अब देखो बेटा हम लोग बात करेंगे चलकर जो काव्य है बेटा, यहां से पहले पढ़ना है हमें रस। क्या पढ़ना है बेटा, रस पढ़ना है। फिर बेटा हमें यहां पढ़ना है छंद। क्या पढ़ना है बेटा, छंद पढ़ना है। बेटा यही पढ़ना है हमारा अलंकार। ठीक है। ये पोर्शन हमारा काहे का है, काव्य का पोर्शन है, रस, छंद और अलंकार। ठीक है। अच्छा अब देखो जो साहित्य है बेटा, यहां तो पढ़ना पड़ेगा आदिकाल। क्या पढ़ना पड़ेगा, आदिकाल। बेटा यहीं पढ़ना पड़ेगा हमें भक्ति काल। बेटा यहीं पढ़ना पड़ेगा रीत काल। बेटा यहीं पढ़ना पड़ेगा हमें गद्य काल या आधुनिक काल। ठीक है। और बेटा यहीं पढ़ेंगे विविध। क्या पढ़ेंगे हम इसी के बाद में, शायद विविध है कि कौन सा पुरस्कार कहाँ मिला। ठीक है। और जो हमारे हिंदी प्रदर्शक की संख्या है, कौन से कवि पहले पहले रहे हैं, इसे आप पढ़ेंगे। ठीक है।
चलो अच्छा, अब देखिए बेटा, जो तुम्हारा ग्रामर और शब्दांश है, क्या बेटा, ग्रामर, ग्रामर ये व्याकरण है और शब्दांश है, इसको पढ़ाएंगे आपको नारेंद्र सर। कौन पढ़ाएंगे बेटा? नारेंद्र सर पढ़ाएंगे, ठीक है, कानपुर, ठीक है। और जो तुम्हारे शब्द रहा, काव्यांश और साहित्य, वैसे मेन चैप्टर हम जो यूपी में ज्यादा पूछते वो पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, तो स्टार्ट किया जाए भैया, रस स्टार्ट कर दिया जाए। डाल लो हेडिंग रस, रस पढ़ाते हैं आज, ठीक है। डालो हेडिंग रस, ठीक है। डाल लो हेडिंग रस, रस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। डालो बेटा, डालिए हेडिंग रस। रस चैप्टर हम इस वजह से लाकर लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ बच्चे पोखराज क्षेत्र से थे और कुछ बच्चे हमारे अकबरपुर क्षेत्र से थे, जहां मैंने कुछ दिन कोचिंग पढ़ाई है। उसके बाद जो चैप्टर हम नहीं पढ़ा पाए हैं, रस छंद अलंकार, उसको कवर करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, देखो बेटा, पहले रस पढ़ाएंगे, फिर छंद पढ़ाएंगे, फिर अलंकार पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन हमारे यूपीपी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो बेटा, डालेंगे हेडिंग रस। प्रश्न हमारा ये करेगा, जो रस है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रश्न करेगा हमारा जाकर, जो रस है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ इसका होता है आनंद। क्या होता है बेटा? आनंद। क्या होता है बेटा? शाब्दिक अर्थ इसका आनंद होता है, ठीक है। चलो अच्छा, अब बेटा हम लोग बात करेंगे चलकर कहाँ गया यार इसका, तो एक बार फिर से लेते हैं हम। रस की बात कर रहे थे बेटा, हमने कहा था जो रस है, रस का शाब्दिक अर्थ, ये तो मेरी हेडिंग थी बेटा, बोलो बेटा, शाब्दिक अर्थ का क्या होता है हमारा? आनंद। क्या होता है बेटा? आनंद, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, बात करेंगे, जो रस है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है बेटा। फिर प्रश्न करेगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? इसकी परिभाषा होगी जाकर रस की परिभाषा होगी कि जिस पंक्ति से, जिस काव्य की जिस पंक्ति से बेटा, जिस काव्य की पंक्ति को पढ़ने से हृदय में, यानी जिस काव्य की पंक्ति को पढ़ने से हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्लियर है? या फिर काव्य की जिस पंक्ति को पढ़ने से, सुनने से, या किसी काव्य कोई
देखने से, यानी काव्य की कोई पंक्ति पढ़ने से या सुनने से या नाटक को देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उससे बेटा हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख लो जाकर, लिखो काव्य की जिस पंक्ति को पढ़ने से या सुनने से, पढ़ने से या सुनने से या नाटक को देखने से, या नाटक को देखने से, या नाटक को देखने से हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। क्लियर बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, चलो चाहे परिभाषा ये लिख लेना, ये हमने बोल दिया काव्य की जिस पंक्ति को पढ़ने या सुनने या फिर नाटक को देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे बेटा हम लोग रस कहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो बेटा अगला पॉइंट हमारा है अगला पॉइंट हमारा ये है, जो रस है, रस की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? बेटा उस धातु का नाम बताओ, या रस का संबंध किस धातु से है? तो बेटा बताना है श्री धातु से। किससे बेटा? श्री धातु से। क्लियर है, ये प्रश्न हमारा कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो अगला प्रश्न हमारा ये बनेगा जाकर, जो हमारा रस है, क्या है बेटा? रस है, रस काव्य का कैसा पक्ष है? रस काव्य का, रस यानी रस जो है काव्य का कैसा पक्ष है? तो बेटा हम कहता ना आंतरिक पक्ष। कैसा है बेटा? आंतरिक पक्ष है। कैसा बेटा पक्ष है ये हमारा? यानी जो रस है, रस काव्य का आंतरिक पक्ष है। ठीक है, अच्छा अब बेटा यहीं पर एक क्वेश्चन हमारा ये पूछ सकता है जाकर, क्वेश्चन करेगा जाकर, यहीं पर नोट पॉइंट लगा लिखना है बेटा हमें। भाई आंतरिक पक्ष तो पता हो गया, फिर पूछेगा काव्य का बाहरी पक्ष कौन सा है? काव्य का बाहरी पक्ष, बाहरी पक्ष बाहरी पक्ष क्या है? बाहरी पक्ष बेटा, यानी काव्य का बाहरी पक्ष क्या है? तो बेटा हमें क्या बताना है? अलंकार। क्या है बेटा? हमारा अलंकार है। ठीक है, अलंकार। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, अगर हमारा प्रश्न ये करता है कि जो रस है, रस का मत के शाब्दिक अर्थ हो गया, रस की परिभाषा हो गई, रस किस धातु से इसकी उत्पत्ति होती है? इस धातु से होती है। फिर वह प्रश्न करेगा जो रस है, रस काव्य का कैसा पक्ष? बेटा आंतरिक पक्ष है। अगला पॉइंट है जो रस है, नहीं काव्य का बाहरी पक्ष बेटा क्या? हमारा अलंकार। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि रसते इत रसा, ये रस की उत्पत्ति बेटा जो है, रस की उत्पत्ति रसते इत रसा, रसते इत रसा से भी रस की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन ये उत्पत्ति माना किसने है? किसके अनुसार मानी गई है? तो बेटा ये रसते इत रसा है बेटा, ये माना गया हमारा किसके अनुसार? ये रसते इत रसा जो बेटा माना गया है हमारा मम्मट जी के अनुसार। किसने बेटा? मम्मट के अनुसार। मम्मट के अनुसार परिभाषा है यह बेटा, मम्मट के अनुसार रस की उत्पत्ति मानी गई है, मम्मट के अनुसार। ठीक है, ये मम्मट जी के अनुसार जो रस की परिभाषा बेटा मानी गई है क्या? रसते इत रसा से रस की उत्पत्ति मानी है। क्लियर है बेटा?
अच्छा बेटा, रसते इत रसा का अर्थ है स्वाद से। कहा है बेटा? स्वाद से, यानी जिस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का जो बेटा स्वाद है हमारे मुख में हर भाग में जाता है, उसी प्रकार बेटा क्या है हमारा रस है। रस की जब पंक्ति पढ़ते हैं तो हमारे हृदय के हर भाग में हमारा एक भैया आनंद प्राप्त होता जाकर, उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा बेटा आगे बढ़ेंगे चलकर, यहां तो नोट हो गया, आगे बढ़ा जाए बेटा। अगला पॉइंट हमारा है विश्वनाथ महोदय के अनुसार, चलो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट है जो रस है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? रस की परिभाषा किसके अनुसार बेटा? जो रस है, रस की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या है? तो बेटा देखो क्या इसकी परिभाषा है विश्वनाथ के अनुसार? बेटा इसकी परिभाषा है वाक्यम, वाक्यम रसात्मक, वाक्यम रसात्मक काव्यम। क्या बेटा है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। किसकी परिभाषा बेटा है? आचार्य विश्वनाथ महोदय के अनुसार परिभाषा बताई गई जो रस की, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, चलो अच्छा अब देखो बेटा प्रश्न हमारा ये करता है जो वाक्यम रसात्मक काव्यम है, जो वाक्यम रसात्मक काव्यम है, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ। कहां मिलता है बेटा? साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? वाक्यम रसात्मक काव्यम का। ठीक है, जो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ बेटा है, कौन सा ग्रंथ है? साहित्य दर्पण। ज्ञान भैया थोड़ा एक मिनट, ये ग्रंथ, ठीक है तो ग्रंथ लिखो यहां पर। बेटा ग्रंथ, ठीक है। प्रश्न करेगा वाक्यम रसात्मक काव्यम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बेटा साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में। ठीक है, अब बेटा प्रश्न हमारा ये करेगा जो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार हमारे हैं, बता चुके हैं अभी, विश्वनाथ। कौन है बेटा? विश्वनाथ महोदय जी हैं, आचार्य विश्वनाथ महोदय, विश्वनाथ जी हैं। बोलो क्लियर बेटा पॉइंट? ठीक है, अच्छा अब बेटा हम लोग बात करेंगे आगे थोड़ा। प्रश्न ये करता है कि जो हमारा रस है, जो रस है, रस का उल्लेख, रस का उल्लेख, रस का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? कहां मिलता है? जो रस है, रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है बेटा? नाटकों में। कहां मिलता है? नहीं, वेदों में। कहां मिलता है बेटा? जो रस हमारा है, रस हमारा है, रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है बेटा? तो बताना वेदों में। कहां मिलता है बेटा इसका उल्लेख? वेदों में। ठीक है बेटा, फिर तो प्रश्न करेगा जाकर जो वेद हैं, क्या है बेटा? वेद हैं, वेदों, वेदों में रस को किस नाम से जानते हैं? सोम रस के नाम से। ठीक है, ये वेदों में प्रश्न बनेगा जाकर कि वेदों में रस को किस नाम से जानते हैं? वेदों में रस को सोम रस के
नाम से जानते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर है बेटा। प्रश्न करेगा हमारा, प्रश्न ये करेगा जो रस है, रस का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, या बेटा रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो वेदों में। और वेदों में कहां पर नहीं, ये जो हाँ प्रश्न करेगा जो रस है, रस का उल्लेख कहां मिलता है, वेदों में। वेदों में बेटा रस को किस नाम से जानते हैं, सोम रस के नाम से। कहां से जानते हैं बेटा, सोम रस के नाम से जानते हैं वेदों में रस को हम। ये लिखा सोम रस, वेदों में रस को सोम रस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब देखो बेटा अगला पॉइंट हमारा है बेटा, अगला पॉइंट है रस का सर्वप्रथम, रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, उल्लेख किसने, प्रश्न हमारा रहेगा कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। बेटा उल्लेख किया भरत मुनि। किसने किया बेटा, भरत मुनि ने। किसने किया बेटा, भरत मुनि ने। क्लियर है। अच्छा, तो बेटा जो रस है, रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, भरत मुनि ने किया। बेटा भरत मुनि उल्लेख तो किया है, लेकिन भरत मुनि से क्वेश्चन फिर करेगा कि भरत मुनि ने रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर किया। भरत मुनि ने रस का सर्वप्रथम उल्लेख बेटा कहां पर किया, नाटकों में। कहां किया बेटा, नाटकों में उल्लेख किया। नाटकों ने क्या किया हमारा, इन्होंने उल्लेख किया। ठीक है, नाटकों में उल्लेख किया। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा अगला पॉइंट ये बनेगा, जो भरत मुनि है, भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ का नाम बताओ। बेटा भरत मुनि है, इनका ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम बताओ। बेटा क्या नाम ग्रंथ का इनके है, ग्रंथ का इनका नाम है नाट्यशास्त्र। क्या नाम बेटा है, नाट्यशास्त्र। क्या नाम ग्रंथ का है, भरत मुनि ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। अब बेटा क्वेश्चन करेगा जाकर हमारा कहा, नाट्यशास्त्र से। कहां क्वेश्चन करेगा जाकर हमारा, नाट्यशास्त्र से। फिर प्रश्न हमारा ये करेगा जाकर, जो नाट्यशास्त्र है, जो बेटा हमारा नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, कुल अध्याय। कुल अध्याय 36। कितने बेटा अध्याय हैं, 36 हैं। यानी कि नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में कुल अध्याय कितने, 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय बेटा हैं, 36 अध्याय हैं। अब बेटा प्रश्न फिर करेगा कि नाट्यशास्त्र के 6 से लेकर अध्याय 6 से लेकर 8 तक रस का वर्णन मिलता है। ये रसों का बेटा क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। फुल पॉइंट क्लियर है। या 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 8 तक रसों का वर्णन मिलता है। फुल क्लियर है भैया। चलो अच्छा, अब देखो अगला पॉइंट ये बनता है कि भरत मुनि का जो, ले नोट कर लो इतना थोड़ा, जो अगला पॉइंट जो हम यही लिखे दे रहे हैं, बना थोड़ा यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ बड़ा थोड़ा। ठीक है बेटा, पॉइंट ये बनाएगा जाकर, जो हमारा नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भरत मुनि ने अपने रस सूत्र का वर्णन, यानी भरत मुनि ने अपने रस सूत्र का वर्णन
किस अध्याय में किया है, किस अध्याय में, किस अध्याय में किया है, कह रहा है छठे अध्याय में किया है भैया, छठे अध्याय में, ठीक है। यानी जो पॉइंट लिखा है इसको यहां पर लिखना है, ठीक है, यहां पर ये वाला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। कि यानी प्रश्न ये करेगा, जो भरत मुनि जी हैं इन्होंने अपने रस सूत्र का वर्णन किस अध्याय में किया है, तो बेटा छठे अध्याय में किया है। किसका वर्णन? रस सूत्र का। और जो रस सूत्र है, ये रस सूत्र हमारे का क्या है, अब इसके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां तक भैया जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, नोट हो गया, आगे बढ़ा जाए, चलो अच्छा। बेटा अगला पॉइंट हमारा ये है, भरत मुनि का रस सूत्र, रस सूत्र क्या बेटा का सूत्र है? बेटा भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी क्या बेटा? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति यह पूरी लाइन है ये, ठीक है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, इसका सूत्र बेटा है भरत मुनि का सूत्र है। या रस सूत्र का वर्णन बेटा कहां पर किया है, किस अध्याय में किया बेटा? भाग 6 में। कहां किया बेटा इसका वर्णन? बेटा इसका वर्णन किया गया है छठे अध्याय में। बोलो पॉइंट क्लियर है? बोलो भाई, सूत्र हमारा क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसका देखो अर्थ बेटा क्या है, अर्थ इसका बता देते हैं हम। इसका अर्थ है इसका अर्थ है कि विभाव कामा, देखो विभावानुभाव लिखा है, विभाव और बेटा अनुभाव, विभाव और अनुभव, ठीक है बेटा। फिर व्यभिचारी लिखा है, व्यभिचारी लिखा है, इसका अर्थ होता है संचारी भाव। क्या होता है बेटा? संचारी भाव। क्लियर है? लिखा है ना विभावानुभाव, विभाव और अनुभव, ठीक है बेटा। व्यभिचारी का अर्थ होता है संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव होता है प्लस संयोगाद्रस का होता है के संयोग से, के संयोग से ये निष्पत्ति का अर्थ होता है बेटा के संयोग से क्या उत्पत्ति होती है, के संयोग से रस की, ये लिखा संयोगाद्रस लिखा है ना, तो रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। बोलो पॉइंट क्लियर है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, इसका बेटा वर्णन कहां मिलता है? जो भरत मुनि का बेटा ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में मिलता है रस सूत्र का वर्णन है भरत मुनि के। क्लियर है बेटा पॉइंट? इसका अर्थ है विभावा अनुभाव संचारी भाव, यानी विभाव अनुभव और संचारी भाव, विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है।
तो ज्यादा पॉइंट क्लियर है बेटा? जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ज्यादा क्लियर है ना? अब बेटा अगला पॉइंट हमारा बनता है भरत मुनि के अनुसार, आगे बढ़ा जाए। चलो अच्छा बेटा, अगला पॉइंट तुम्हें डालना है भरत, अगला बेटा पॉइंट इसी का है, भरत मुनि ने अपने, भरत मुनि ने, बड़ा कर ले, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है बेटा? ये पॉइंट हमें याद रखना है कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया। किसका बेटा? स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया है, ठीक है? अब देखो बेटा, ये अब इसके अगला पॉइंट बनेगा कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार कुल भावों की संख्या बताओ। कुल भावों की संख्या कितनी बेटा है? भरत मुनि के अनुसार कुल भावों की संख्या है 49। कितनी बेटा है? ठीक है, बोलो क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं हम। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।